दोस्तों, मैंने अपने गाँव से पढ़ाई की थी 7वीं क्लास तक की। और 7वीं क्लास में जब मैं हुआ तो किसी कारणवश मुझे अपना गाँव छोड़ना पड़ा हमेशा के लिए। तो गाँव से जब मैं आया तो 7वीं क्लास तक मैं जब पढ़ाया करता तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ाया करता, मैं नाम नहीं लेता, वो पहलवान था, बहुत अच्छा नाम पहलवान था वो। और एक स्कूल में वो ब्लॉक में और उसमें जाया करता, फर्स्ट आया करता। और बाद में वो अखाड़े में चला गया था, तो वो मुझे अच्छी तरह आता, मेरी क्लास में था, तो मेरा अच्छा मित्र भी था। ख़ैर चलो, लेकिन 79 में दोस्तों मैंने गाँव छोड़ दिया। 79 का मतलब ये है कि अब 2026 हो गया, तो लगभग 47 साल पहले, 40-47 साल पहले मुझे अपना गाँव छोड़ना पड़ा था। तो उसके बाद अभी 5-7 साल पहले दोस्तों एक बार म गाँव में जाना पड़ा मेरे को। तो मैंने देखा कि गाँव में जब मैं जाने लग रहा था अपने घर की तरफ या अपने जहाँ मैं रहा करता वहाँ जाने लग रहा था, तो एक सड़क पे मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो बहुत धीरे-धीरे चल रहा था। तो मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया, मैंने सोचा यार ये इतना वो है सड़क पे इतना चल रहा है, थोड़ा साइड में ही चल ले। लेकिन उससे साइड में नहीं होया गया, तो मैंने थोड़ा-सा साइड से निकाल के मैंने देखा, तो वो काफ़ी हैवी उसका शरीर हो रहा था, और जो विशेष रूप से उसका जो पेट था ना वो काफ़ी बड़ा हो रहा था। चेहरे पे पीलापन था उसका, और ऐसा दिखाई दे रहा था कि बस अब ये लगा लो कि कुछ दिन का मेहमान है। लेकिन अचानक मुझे ऐसा ध्यान आया कि इसको तो कहीं मैंने देखा है, ये तो हालाँकि मैं अपने गाँव में ही था। तो फिर मुझे अचानक ध्यान आया, अरे ये तो वो पहलवान है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार इतना वो तो इतना हैंडसम और इतना अच्छा पहलवान और इतना अच्छा शरीर हुआ करता, कोई मोटापा नहीं, कोई और कुछ नहीं, लेकिन कुश्ती बहुत अच्छी किया करता वो। और आज ये आदमी, मुझे एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि ये वही आदमी है। ख़ैर, लेकिन थोड़ा-सा मैं उधर रुक कर मैंने किसी से पूछा कि भई ये कौन है? तो उन्होंने वही नाम लिया कि तो वो हमारी तो पहलवान था ना? बोला हाँ, ये पहलवान था। बोले आज मैंने फिर पूछा कि आज इस आदमी की ऐसी हालत कैसे हो गई? तो पहले तो वो कुछ बोले नहीं, फिर उनमें से 1-2 आदमी ने कहा, भैया ये कर्मों का फल है, जैसा आदमी कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो तो अच्छा लड़का, हाँ, थोड़ा हाँ वो आक्रामक तो हुआ करता, दबंग लड़का था, परिवार भी दबंग था। तो ये तो एक नॉर्मल बात होती है कि जब परिवार दबंग होता है तो बच्चा तो अपने आप थोड़ा मजबूत हो ही जाता है। लेकिन इस तरह का मुझे ऐसा उस परिवार में या उसमें ऐसा नहीं दिखाई दिया कि ये कोई गलत कर्म करते हों। हाँ ठीक है, वो निडर हुआ करते, लठ बजाने की हिम्मत हुआ करती, तो ये एक अच्छी बात मानी जाया करती गाँव में। लेकिन मैंने उस उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या कर्म हो गया कि आज इसको ऐसा हो? तो उन्होंने मुझे बताया दोस्तों, तो मुझे बड़ी अफ़सोस भी और हैरानी भी हुई। लेकिन मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे क्या कर्म होंगे आदमी के कि वो आदमी 50-55 साल की उम्र ही हुई होगी उसकी उस टाइम पे, और वो आदमी ऐसी हालत हो रही कि ये तो बस अब थोड़े दिन में ये जाने वाला है। तो कर्मों का जो खेल है, मैं कई बार कहता हूँ दोस्तों कि कर्म हमेशा आगे आते हैं। लेकिन ख़ैर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे क्या कर्म होंगे उस आदमी के कि जो उसकी ये हालत हुई? दोस्तों आप तब तक सोचिए, मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बस मैं अभी आया 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये बात है लगभग 3-4 साल पहले की, रोहतक की बात है। तो रोहतक में नगर निगम के चुनाव थे, उससे थोड़ा कुछ पहले के नगर निगम के चुनाव से। तो उससे वो चुनाव डिक्लेयर हो चुके थे, तो मैं उस चुनाव को कवर करने लग रहा था, तो एक उम्मीदवार था। और वो आईएमटी मानेसर के पास एक गाँव है, बलियाना गाँव में उसका रेज़िडेंस था। और वो जो आदमी था ना, वो आईएमटी मानेसर की ट्रांसपोर्ट यूनियन का प्रेज़िडेंट हुआ करता। यानी आईएमटी मानेसर के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हुआ करती, वो एक यूनियन थी, और उसी यूनियन से ही हर एक फैक्ट्री वाले को गाड़ी लेनी पड़ा करती, और वो गाड़ी यूनियन भेजा करती, तो वो अच्छी यूनियन थी, मज़बूत यूनियन थी, तो उसका प्रेज़िडेंट था वो। तो मैंने उसको फ़ोन किया उसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसने कहा कि आ जाइए पत्रकार महोदय, मैं वहाँ हूँ। तो मैं उसने अपना ऑफ़िस बताया कि मेरा वहाँ ऑफ़िस में गया, तो वो ऑफ़िस में मैंने पूछा, तो वो बोले जी यहाँ तो नहीं है। मैंने उनको फ़ोन किया, बोले हाँ, हाँ, आप थोड़ा आप एक काम करिए, 500 मीटर आगे आ जाइए, और मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो मैं 500 मीटर आगे गया, तो दोस्तों वो वहाँ नहीं मिला, लेकिन एक गाड़ी खड़ी थी। लेकिन ख़ैर चलिए कोई बात, मैंने सोचा कि अगर इस गाड़ी में भी बैठा होगा तो फ़ोन कर लेगा मेरे पास, या फिर खुद उतर के आ जाएगा। लेकिन 10 मिनट बैठा रहा मैं अपनी गाड़ी के अंदर, तो मैंने फिर फ़ोन किया। तो उसने कहा हाँ, मेरे आदमी को पता चल गया आप आगे हैं, और ये हमारी गाड़ी के सामने ही है ना, आपकी बीएमडब्ल्यू गाड़ी है 0012 नंबर। मैंने कहा हाँ, मेरी यही गाड़ी है।
तो उन उनका एक आदमी उतर के आया, बोला जी भाई साहब ने बुलाया आपको। मैं भाई साहब कहाँ हैं? बोले जी चलो आपको ऑफिस में है। तो आगे गाँव के अंदर, तो मैं गाँव में गया। तो गाँव में 2-4 गलियों, हालाँकि वो घर नज़दीक ही था, लेकिन वो पता नहीं घुमा-घुमू कर न पता नहीं कहाँ से लेकर उसमें एक बैठक सी होती है उसमें आए, और वो थोड़ा 5, 7, 10 मिनट के बाद वो आया। तो मैंने कहा कि आप तो ऑफ़िस में बुला रहे थे, ऑफ़िस में बैठ जाते, और यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आता, इस घर को और इस रोड को और इनको तो मैं जानता हूँ, फिर ये घुमा के क्यों लेके आए आपके? वो बोले जी बात दरअसल ये है कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिली है। तो मैंने पूछा भई क्यों लॉरेंस बिश्नोई की क्यों धमकी मिली है? ऐसा क्या कर दिया तुमने? बोला जी वो मेरी ट्रांसपोर्ट जो मेरी यूनियन है ना, तो वो पार्टनरशिप करना चाह रहा है मेरे से। अब चलिए, वो पार्टनरशिप मैंने उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं की कि क्यों पार्टनरशिप करना चाह रहा है, क्या कारण है, किस वजह से होगा कोई मामला। तो ख़ैर चलो, उसके बाद मैंने उसका इंटरव्यू लिया और कोई बात नहीं, आ गया मैं। तो दोस्तों 1-2 दिन के बाद ही उसके ऑफ़िस के वो मेरे पास जब वो मिला था ना वो प्रधान, तो उस टाइम भी सफ़ेद कपड़े पहन रहा था। तो मुझे 1 या 2 दिन के बाद ये मीडिया में खबर आई, वो उसमें बहुत बड़े-बड़े उसमें कि उस आदमी को, यानी उसी प्रधान आदमी के ऊपर मर्डर उसका करने आए थे और उसके साथी का मर्डर हो गया। तो मैंने पूरी डिटेल्स वो सुनी, तो उसमें डिटेल आई हुई थी कि कुछ युवक थे कम उम्र के, 20-22 साल के लड़के थे, और वो उन्होंने आते ही ऑफ़िस में पूछा कि भाई तुम्हारा प्रधान कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी अंदर बैठा हुआ है। और उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो प्रधान है वो हमेशा सफ़ेद कपड़ों में बैठता है, और ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। लेकिन जब वो ऑफिस में बैठा हुआ था तो वो सर्दी का मौसम था, उसने काली जैकेट पहन ली प्रधान ने, और काली जैकेट पहनकर अपने उसमें बैठा था टेबल के पीछे अपनी चेयर पर। तभी उसका एक कोई दोस्त आया हुआ था, वो सफ़ेद कपड़े पहन रहा था। तो वो जो आए थे, शूटर आए थे, उन्होंने बाहर से पूछा कि तुम्हारा प्रधान कहाँ है? उन्होंने क्या पता, 20-20, 22-22 साल के 2-3 लड़के थे, तो उन्होंने बता दिया कि अंदर बैठे हैं। तो वो गए, उन्होंने देखा सफ़ेद कुर्ते पजामे में बैठा है और एक आदमी काली जैकेट। तो उन्होंने, शायद रिपोर्ट थी सफ़ेद कुर्ते पजामे में, उन्होंने कटाकट गोली मार दी उस सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले के, और वो भाग गए, उसका वहीं मर्डर हो गया। और वो जो काले जैकेट वाला था ना, उसको पता ही था, इन्हें प्रधान था जो, उसको पता था कि तेरे ऊपर अटैक, वो भाग के टेबल के नीचे घुस गया, लेकिन वो इतना उनके पास टाइम था नहीं, वो भाग गए। वो 2-4 दिन के बाद पुलिस ने पकड़ लिए। तो पुलिस ने जब पकड़े तो वो स्टोरी आई, वो खैर चलो, उन्होंने तो कहा कि हाँ लॉरेंस बिश्नोई ने हमें भेजा है इसका वो करने के लिए, और हमें नहीं पता क्या कारण था, क्या क्या था, हमें तो आदेश मिला था। तो वो पूरी जब उनकी स्टोरी आई तो दोस्तों उसमें से जो 2-3 बच्चे थे ना, वो उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था किसी भी तरह का, और बिल्कुल फ्रेश बच्चे थे, नए क्राइम में कोई एंट्री थी, न कोई किसी तरह का उल्टा सीधा काम किया करते वो, न नशे पत्ते का, न और कुछ। तो फिर उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन स्टोरी आई, तो उसमें ये था कि ये जो 2 बच्चे हैं, एक गरीब घर से हैं, दोनों इनमें से, तीनों में से, और एक के घर पर कर्ज़ा हो रहा था 7-8 लाख रुपए का, और इसके परिवार में वो आया करती, तो ये बेचारा परेशान था। तो लॉरेंस बिश्नोई का कोई आदमी था, उसने कहा कि अगर तुम उस प्रधान को मार दो तो तुम्हारा ये 7-8 लाख रुपए का कर्ज़ा है ना, वो हम उतार देंगे। और जो दूसरा बच्चा था उसकी सिस्टर की मैरिज थी, थोड़े 15 दिन बाद में उसकी मैरिज थी, और घर में इतना ज़्यादा वो था नहीं, थोड़े बहुत पैसे थे। तो उसने सोचा कि अब मैं अगर कुछ ऐसा काम कर दूँ कि अपनी बहन की मैरिज में मदद कर दूँ, तो उसका भी पता था, लॉरेंस बिश्नोई का जो आदमी था उसको पता था उसकी ये मजबूरी है। तो उसने उसको भी कह दिया कि तेरी बहन की मैरिज हम करवा देंगे, हम पैसे दे देंगे, तू आराम से वो करना, बस इतना ही है कि उस पे गोली चलानी है। तो वो उसके 7-8 लाख का कर्जा उसके सिर था, उसने दूसरे ने सोची तेरी बहन की मैरिज हो जाएगी, कोई बात नहीं, गोली ही तो चलानी है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो दोस्तों जो एक और तीसरा उनके साथ था, उसने गोली मार दी, वे साथ में थे ही थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो छोटे-छोटे बच्चे, 20-20 साल के बच्चे, जिनका कोई क्राइम का वो नहीं था, कोई हिस्ट्री नहीं थी, वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो पकड़े गए, अब वो जेल में, आज भी जेल में पड़े हुए हैं। और वो जो 7-8 लाख का कर्जा था, वो 7-8 लाख का कर्जा तो रहा ही रहा, ऊपर से जो ज़मीन थोड़ी बहुत 1-2 किले ज़मीन थी वो और बिकी, और उधर से उसकी बहन की मैरिज जो होनी थी, जो पैसे थोड़े बहुत उसके घरवाले कर रहे थे, वो उसकी ज़मानत में उसके, तो उसकी बहन की मैरिज टल गई वो। अब तो ये देखिए दोस्तों कि उन यंग बच्चों के साथ क्या हुआ। ख़ैर चलिए दोस्तों, अब भी दोस्तों कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि जो साहिल था डिगल गाँव का लड़का, उसमें
रोहित गोदारा ने एक कोई पोस्ट जारी की थी और उसने ये कहा था कि इसको हमने मरवाया और ये जो ब्याज का पैसे लेने वाला था 10-10, 20-20% पे ब्याज पे लेता है और ये गरीब आदमी को देता है और गरीब आदमी ब्याज नहीं देते तो दे पाते तो उनके घरों को, दुकान को, ज़मीन जायदाद को कब्जा लेता है और हमने इसको 6 महीने पहले भी कहा था कि ये काम बंद कर दे। इसने काम बंद किया नहीं तो ये गरीब मार रहा था, गरीबों को तंग किया करता, गरीबों को उजाड़ने लग रहा था, तो इसलिए हमने इसको मार दिया। और जितने भी इस तरह का फाइनेंस का काम करते हैं और जो गरीब मारते हैं, हम उनको भी चेतावनी देते हैं कि ये काम छोड़ दो। तो दोस्तों मैंने कल कहा था कि मैं रोहित गोदारा की एक बात से सहमत हूँ और वो ये बात है कि ये बात सही कह रहा है कि ये डेली फाइनेंस का जो धंधा है ना, इसमें 10-20% तो क्या 30-35-40% तक इंटरेस्ट होता है और गरीब आदमी इसमें नहीं दे पाते पैसे। तो नहीं दे पाते तो ये जो फाइनेंसर है ना, ये उसकी ज़मीन को और जायदाद को कब्जा लेते हैं और वो आदमी ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, वो एक तरह से बर्बाद हो जाता है। अब मैंने आपको कहानी सुनाई थी दोस्तों, वो अपने गाँव की कि उसकी ऐसी हालत क्यों हुई। तो वो जो था ना, वो यही फाइनेंस का काम किया करता और बहादुरगढ़ में किया करता। तो एक मैंने उससे वो और गया दूसरे उसमें, तो मैंने उसके बारे में फिर पूछा, तो उन्होंने कहा कि फाइनेंस का काम करता था और एक तो तुरंत इसका वो था, थोड़े दिन पहले, साल डेढ़ साल पहले किसी की दवाइयों की दुकान थी। अकेला था वो, अनमैरिड, और एक उसकी बूढ़ी माँ थी, बाप उसका मर गया था और घर के अंदर बहुत गरीब सिचुएशन थी। और वो किसी तरह उसके पिताजी ने वो कोई दुकान ले ली थी और वो दुकान टाइम लग के ना काफ़ी टाइम पहले ली थी और वो उसमें दवाइयों की दुकान खोली थी। वो रोड पे आ गई थी, पहले तो वो किसी कॉलोनी सी में थी और उसका थोड़ा बहुत काम चल रहा था, वो अपना पेट भर लिया करता, अपनी माँ का पेट भर लिया करता। तो उस दवाइयों वाले उसने उस पहलवान से पैसे ले लिए कुछ, इसी डेली वाले उस पे फाइनेंस पे ले लिए और वो दुकान की उसकी थोड़ी बहुत बिक्री हुई नहीं। उसने ये सोचा था कुछ तो माँ माँ का इलाज करवा दूँगा, कुछ फिर दुकान में दवाई-दुवाई और ले आऊँगा। पूरी दवाई है नहीं तो मेरा काम चल पड़ेगा, मैं इसको दे दूँगा। लेकिन वो ब्याज इतना ज़्यादा था कि वो पैसे दे ही नहीं पाया और जब उसकी किस्त टूटने लगी तो वो पहलवान जागा ना, उसको गाली-गलौच और मारना-पीटना और इस तरह करने लगा। आखिर में वो 2-4 महीने के बाद वो लड़का जो जिसने लोन लिया था उस पहलवान से, वो उसको छोड़ के भाग गया दुकान को और वो दुकान कब्जा ली उस पहलवान ने। अब तो ये देखिए दोस्तों, कितने उसने 10-20 हज़ार रुपये लिए होंगे और वो दुकान कितने की रोड पे आई हुई थी, मेन रोड पे आई हुई थी, तो वो कितने लाखों की होगी। तो 20-30 हज़ार रुपये के लिए एक घर परिवार बर्बाद करना, तो ये कर्मों का ठीक है। उसने अपनी ताकत के उसमें, पहलवानी के उसमें, गुरूर में उसने उसकी दुकान तो कब्जा ली, लेकिन वो पता नहीं क्यों परमात्मा को, ऐसे लोग परमात्मा को कैसे भूल जाते हैं। तो फिर लोगों ने बताया कि ये तो एक था, इस तरह के तो बहुत किए थे, यही क्यों? सिर्फ़ यही थोड़ी है किसी ने वो किया, फाइनेंस का, डेली फाइनेंस का जितने भी काम करते हैं सारे ऐसा ही करते हैं। तो मैं रोहित गोदारे की इस बात से तो सहमत हूँ। मैंने कल कहा था कि ये 10-20%, 25-30%, 35%, 40% ब्याज पे जो पैसे देते हैं, इससे वास्तव में दूसरे लोग बर्बाद हो जाते हैं और इनके पास तो पैसा आ जाता है, बेहिसाब पैसा आ जाता है। और ये भी सच है कि डीगल गाँव के अंदर ज़्यादातर बच्चे यही काम करने लग रहे हैं। मोटे फाइनेंस का, हालाँकि वो एक मंजीत 6-3 हुआ करता, वो मोटे फाइनेंस का वो इस तरह का वो करवा दिया करता। और उन पहलवानों ने, बच्चों ने भी कहीं पैसे लगा दिए थे, तो उनके डिफेंस के लिए वो मंजीत पहलवान आया था। तो वो इसमें झगड़े में मतलब उसका मर्डर हो गया था। कि आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इस तरह का डेली फाइनेंस का काम है, ये दूसरे के घर को बर्बाद करता है और खुद भी ऐसे लोग परमात्मा की नज़र में गुनाहगार होते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, जो रोहित गोदारा ने कहा था कि जो इस तरह का गलत काम करते हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं रोहित गोदारा क्या, अब मैंने वो माया इम्ति मानेसर की जो कहानी सुनाई थी, तो वो लॉरेंस बिश्नोई के वो थे। तो एक बात बताइए, जो बच्चे जिन्होंने कभी क्राइम किया ही नहीं हो और उनको थोड़े से पैसों के लालच में, हालाँकि बाद में पता चला कि उनको पैसे नहीं मिले और वो लॉरेंस बिश्नोई का कोई आदमी था, उसने वो काम करवाया था सारा। और लॉरेंस बिश्नोई को तो उसका पता भी नहीं था कि किससे काम करवा रहे, किससे नहीं। लेकिन नेटवर्क तो वही हुआ ना, जुड़े तो लोग वही ना। तो ये जो गैंगस्टर होते हैं, ये निर्दोष बच्चों को, नासमझ बच्चों को इस तरह के काम करवाते हैं, तो इनकी भी तो ज़िंदगी खराब होती है। और ये सिर्फ़ एक लॉरेंस बिश्नोई का नहीं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, रोहित गोदारा हो, काला जेठेडू, या जितने भी बदमाश हों। एक सुशील पहलवान हुआ करता, बहुत जेंटल और बहुत वो था। जब उसने कुश्ती छोड़ी तो उसके बारे में भी पता चला, अगर कोई उसको इनवाइट किया करता तो
30-30, 50-50 गाड़ियाँ उसके साथ जाया करती और यंग लड़के उसके साथ जाया करते। और जो इस तरह का कब्ज़ा करने का या इस तरह का काम था, वो सुशील पहलवान करवाता। तो ये हर जो पहलवान है, ये निर्दोष बच्चों को फँसाते हैं, तो ये कौन-सा अच्छा काम है? रोहित गोदारे ने कल ये तो कह दिया कि ये गलत काम और इस तरह के कामों को हम रोकेंगे। अगर वो इस तरह के कामों को रोकेंगे, तो मैं इन गैंगस्टरों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो अगर गलत काम कर रहे हैं, गरीबों की मार मार रहे हैं, तो तुम लोग कौन-सा गौशाला खोल रहे हो? तुम लोग कौन-सा धर्म का काम करने लग रहे हो? निर्दोष बच्चों को फँसा के ना उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये तो उससे भी बुरा काम है। वो तो पैसे लोग अपनी मर्ज़ी से लेने आते हैं, उसमें से कुछ तो लोग पैसे देते भी हैं, लेकिन ये तो और भी खराब काम है। दूसरा फिर ये जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी गुंडे हैं, कभी किसी से फिरौती माँगते हैं, किसी के बच्चे का किडनैप कर लेते हैं, पैसे लेके न वो सुपारी किलर होते हैं, तो ये कौन-सा अच्छा काम है? ये धर्म का काम है? ये गौशाला खोलें जितना धर्म का काम है, क्या ये गलत काम नहीं कर रहे हैं? दूसरों के ऊपर तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने अंदर भी तो देख लेना चाहिए कि तुम समाज को क्या दे रहे हो। बाकी रही बात ये इस तरह की पोस्ट लिखने की, तो आज सुशील के फादर का जो कुकू पहलवान, ये क्या नाम है, उसकी एक स्टेटमेंट आई थी कि इसमें रोहित गोधारा वगैरह का कोई रोल नहीं है, उन्होंने तो अपना नाम वो ऐसे कर दिया। अक्सर ऐसा ही होता है कि इस तरह के जो थोड़े से फेमस मर्डर होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई गैंगस्टर कह देता है कि ये हमने करवाया, ताकि उसका नाम हो। नाम हो तो लोगों में दहशत हो कि देखो वो तो इतना बड़ा हुआ है। ये लॉरेंस बिश्नोई वाला और सलमान खान का क्या मामला है? यही तो है कि उसने बॉम्बे के अंदर अपनी एंट्री करनी है और लोगों में डर पैदा करना है कि देखो जो सलमान खान के ऊपर करवा सकता है अटैक, वो तुम्हें भी करवा सकता है, लोग फिरौती दे देंगे। यही इनका फंडा होता है। नाम करना, चाहे वो मर्डर उनके उससे हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन नाम तो वो अपना कर लेते हैं ना। तो यही इनकी हुआ और यही वो जो सोनू या साहिल था, उसके फादर ने कहा है कि इसमें किसी बड़े गैंग का या रोहित गोदारा कोई नहीं था, ये तो किसी पुलिस वाला कोई मिला हुआ था और उसने कोई वो किया था, और आपसी रंजिश का इस तरह का कोई काम था। खैर चलिए, सच क्या है झूठ क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन जब उसने कहा कि ये पुलिस वाले का काम है, तो पुलिस वाले इस तरह के बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जो इन गैंगस्टरों से मिले होते हैं, छोटे लोकल बदमाशों से मिले होते हैं, और वो इस तरह का काम करते हैं। लेकिन उसके पीछे भी मैं मानता हूँ कि वो उस पुलिस वालों की कमी कम होती है, सरकार की ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि सरकार इतनी ज़्यादा फ़ोर्स ही नहीं दे रही कि वो किस-किस के पीछे भागे, किस-किस के पीछे नहीं भागे। और अगर कोई इस तरह का वो होता भी है, कॉप जिसको बोलते हैं, वो सुपर कोप या क्या, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अगर कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता भी, तो कल को वो रिटायर हो जाता है, तो उसको लाइसेंस तक नहीं देते रिवॉल्वर के लिए डिपार्टमेंट, उसमें भी रिश्वत खाने की कोशिश करते हैं। एक रोहतक का ही था, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, तो उसके किसी बदमाश को मार दिया उसने, तो उसका भाई इसलिए बदमाश बन गया कि उसके भाई को एक पुलिस वाले ने मारा, और उसने उसी टाइम कही थी, कब तक रहेगा पुलिस में, कभी तो रिटायर होगा ना। और वास्तव में वो रिटायर हुआ, रिटायर होने के 6 महीने के अंदर उसको मार दिया। तो पुलिस वाले इस चीज़ से भी तो डरते हैं ना, क्या पता कल रिटायरमेंट के बाद सरकार ने तो कोई साथ देना नहीं, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर तक नहीं देती पुलिस उसको, तो वो अपनी रक्षा कैसे करेंगे? तो इससे अच्छा यही कि इन्हीं से दोस्ती कर लो, अपना तुम भी खाओ, इनको भी खिलाओ और मौज करो। जनता का क्या, पब्लिक का क्या, पब्लिक जाओ भाड़ में। वैसे भी कौन सी सरकार है ऐसी जो पब्लिक का ध्यान रखती है, तो वो फिर वो क्यों रखे? तो ये सारा सिस्टम ही खराब हो चुका है। अपने आप को सभी ठीक करने की कोशिश करते, दूसरे के ऊपर सभी इल्ज़ाम लगाते, लेकिन नीचे से ऊपर तक सारा सिस्टम खराब हो चुका है। इसको जिनकी समाज की ज़िम्मेदारी इसको रोकने की, वो बिल्कुल भी उसको पूरी नहीं कर रही। मेरा कहने का तात्पर्य ये खाप पंचायत है। खाप पंचायतों को अगर कोई रोल करना है, समाज के लिए सकारात्मक काम करना है, तो कम से कम इस तरह के युवाओं को समझा सकते हैं, उन युवाओं को रोक सकते हैं कि वो क्राइम का रास्ता ना अपनाएँ, और सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि जितने गैंगस्टर हैं, जितने अपराधी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जेलों में बैठा के उनको मेहमान ना बना जाए, करदाताओं के पैसे से उनकी सेवा पानी ना की जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए या फिर तुरंत उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और सरकार रोज़गार पैदा करे। लेकिन सरकार रोज़गार पैदा क्यों करे? सरकार तो रोज़गार ख़त्म करने लग रही है। 20-20, 30-30 हज़ार रुपए के ये नए वो निकाल दी तनख्वाह। क कहीं इसमें अग्निवीर योजना में 20-20, 25-25 हज़ार रुपए के, कहीं प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अंदर वो कर दिए। इससे ज़्यादा सैलरी दे नहीं रही है। एक 20-25 हज़ार रुपए में एक युवा क्या कर लेगा?
सबसे खतरनाक चीज़ ये जो अग्निवीर योजना है कि इसका प्रभाव पता है क्या होगा आने वाले टाइम में? अब ये जो गैंगस्टर हैं ना, ये तो नॉर्मल बच्चों को कर रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे ये रिटायर होकर 4 साल बाद आने लगेंगे और उनके पैसे खत्म हो जाएँगे, जो 10-15 लाख, 12 लाख रुपए वो देंगे, वो 10-12 महीने में खत्म हो जाएँगे। उसके बाद वो हथियार चलाने में तो ट्रेंड होते ही होते हैं, तो ये गैंगस्टर उनको अपने अंदर शामिल कर लेंगे। और अगर कुछ इनसे बच गए तो मुझे तो एक खतरा और दिखाई दे रहा है कि ये जो अडानी है ना, ये प्राइवेट सेना ना बना ले। जैसे दूसरे देशों में कि प्राइवेट आर्मी है और पैसे देके कोई भी देश उसको हायर कर सकता है, तो ये अग्निवीर वाले हैं। ऐसा मोदी के साथ मिलके इस तरह का कर दे, जितने अग्निवीर अपना सरकार क्या देती है, 20-25 हज़ार रुपये देती है, वो 50 हज़ार रुपये एक बच्चे को देगा, तो भाग के जाएँगे। उसमें हथियार चलाने में वो ट्रेंड है ही। तो जिस भी देश को ज़रूरत होगी उसी देश को वो सैनिक भेज देगा। अब जैसे ईरान और इज़राइल में है, अब मान लो इस तरह की कोई प्राइवेट सेना इस टाइम वो बना चुका होता, तो आधों को ईरान की तरफ से लड़वा देता, आधों को इज़राइल की तरफ से लड़वा देता। खैर आने वाले टाइम में भी इसकी संभावना मुझे लग रही है, और वो दिन दूर नहीं जब अगर इस तरह अडानी ने कोई सेना बना ली, प्राइवेट सेना बना ली, तो यकीनन अगर पाकिस्तान को भी ज़रूरत होगी तो हिंदुस्तानी बच्चों को पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार कर दिया, भले ही चाहे वो हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों ना हो। ये मुझे डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है। जैसे सरकार चल रही है और जैसे सरकार युवाओं को अनाथ करके ना बेरोज़गार करके छोड़ने लग रही है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों यही होगा, क्राइम बढ़ेगा और इस तरह की जो वो हैं मर्डर हैं, ये इस तरह के होते ही रहेंगे। ये मेरा अपना अनुमान है दोस्तों, मेरा अपना विश्लेषण है। अब पता नहीं ये ठीक है या गलत है, ये तो आप बताएँगे। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण ठीक है, तो आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि विश्लेषण ठीक नहीं है, तो भी आप कमेंट करके बताएँ ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।